इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इंटू dx है बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। तो हम सबसे पहले इसको साइड कर लेते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, हम जो पार्शियल फ्रैक्शन में क्वाड्रेटिक का रूल क्या था कि ax प्लस बी अपॉन x² प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा बेटा cx प्लस डी अपॉन x² प्लस 4, यही होगा बेटा। हम ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बेटा, x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बेटा, x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इंटू x² प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा, cx प्लस डी इंटू x² प्लस 1, ये हमारा टर्म हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो नीचे नीचे दोनों क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है बेटा, सेम है, तो डिनोमिनेटर वाला क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, तो 1 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ax³ प्लस 4ax यही होगा, प्लस bx² प्लस 4b। हमने क्या किया, ये वाला टर्म को इन दोनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cx³ प्लस cx प्लस dx² प्लस d होगा, यही टर्म बचेगा, प्लस d, यही होगा ना बेटा, ठीक है। अब ये टर्म हमारे पास बच गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, x³ का, अब x³ का कोफिशिएंट को एक साइड लेते हैं, तो x³ का जो कोफिशिएंट है a है प्लस c है, ठीक है बेटा, x³ का कोफिशिएंट हो गया। अब हम x² का कोफिशिएंट एक साइड लेते हैं, तो x² और यहाँ पे d, तो b प्लस d हो गया। अब x का कोफिशिएंट हम लेते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 4a प्लस x का कोफिशिएंट क्या होगा, 4a प्लस c होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, प्लस d है, d क्या है बेटा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। तो अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो लिख देते हैं बेटा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म से हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। अब अगर हम ऐसा इक्वेट करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो x³ यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल टू 0, हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x² कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b प्लस डी इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड, x की वैल्यू नहीं है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 4a प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म। और फोर्थ क्या है, d इक्वल टू 1, ये हमारा क्या होगा, फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से हमें a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमें सबसे पहले d की वैल्यू यहाँ से आ गई है, क्योंकि d कांस्टेंट था, वो इक्वेट हो गया, तो d की वैल्यू कितना आया बेटा, 1 आ गया। अब इस d की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो b आ जाएगा, b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू आ गया, अब सॉरी d और c की वैल्यू, ये d और b की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a एंड c की। तो देखो अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन a प्लस सी इक्वल टू 0 है, और थर्ड इक्वेशन 4a प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, c से c कैंसिल होगा, -3a इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से a की टर्म क्या आ गया, a इक्वल टू 0 आ गया। जब a 0 आ गया तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0 प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 0, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा,
c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो हमने ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हम इसको किसमें पुट करेंगे, मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जब मेन इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा तो क्या आएगा, ए 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू कितना है बेटा, -1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस, अब सी एक्स इंटू डी, सी एक्स प्लस डी की सी की वैल्यू कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस डी की वैल्यू कितना है, डी इक्वल टू 1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स हो गया, यही टर्म है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब इसकी वैल्यू अब हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो जीरो वाले टर्म को अगर हम हटा दें तो जीरो वाला टर्म क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस, ये भी जीरो वाला टर्म हटा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा इंटू डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स का, ये तो फार्मूला ही है, क्या है बेटा, tan इनवर्स एक्स का क्या है, फार्मूला है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू तो सही है। अब यहाँ पे जो गड़बड़ है बेटा, बी और डी की वैल्यू हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो बी और डी देखते हैं, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म एक और है जो कि हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं कैलकुलेशन में, 4b प्लस डी होंगे, मतलब यहाँ पर प्लस 4b आएगा, तो 4b प्लस 1 हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन तो आप लोग सब चेक कर सकते हैं। तो b की वैल्यू 1/3 है और d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो d की वैल्यू -1/3 होगा, तो d की वैल्यू -1/3 होगा, तो यहाँ पर 1/3 होगा, b की वैल्यू थी तो यहाँ पे +1/3 होगा और यहाँ पे -1/3 होगा, तो 1/3 सिर्फ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 tan इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 1/3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 ये लिख सकते हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/2 हो जाएगा प्लस c, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमने क्या मिस्टेक किया कि अगर हमने 1/3 tan इनवर्स x/2 होगा, ठीक है बेटा, लेकिन जब हम जानते हैं कि यहाँ पे x/2 तो अपॉन 2 आएगा, मतलब इंटू 2 होगा, हम इसका जो फाइनल आंसर होगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।